जय हिंद साथियों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं पंकज शर्मा आप सभी का इस YouTube प्लेटफॉर्म क्लासरूम हब पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी तक मैंने आपको क्लासेस में सिंस पढ़ाया था और टेंस के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ाए थे। आज मैं नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूं और आज का कॉन्सेप्ट है फोर। देखिए, आज हम पढ़ेंगे, चलिए शुरू करते हैं फोर को, FOR। ठीक है, तो यूज ऑफ फोर क्या होता है, हम कैसे यूज करते हैं फोर को टेंस के अंदर या जनरली कहीं भी। सामान्यतया आप इसको हमेशा एक फोर को एक खास मीनिंग में पढ़ते हो और वो मीनिंग होता है के लिए। आप सभी जानते हो कि के लिए का मतलब क्या होता है। जैसे राम के लिए तो फॉर राम, मेरे लिए तो फॉर मी। तो इस तरह से सामान्यतः हम फोर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब बात आती है टेंसेस की, तो टेंस के अंदर इसका एक खास मीनिंग हो जाता है और वो मीनिंग होता है इसका या तो होता है से और या होता है तक। हम सबसे पहले इसका हिंदी मतलब समझ लेते हैं ताकि जब भी हम आगे कोई भी सेंटेंस करें तो सभी सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसके दो मीनिंग होते हैं, एक होता है से और दूसरा होता है तक। अब कब होता है इसका ये वाला मीनिंग, जब इसके बाद में हम क्या लगाते हैं, कोई टाइम लगाते हैं। आप हमेशा याद रखो, जब भी फोर के बाद में कोई टाइम आएगा तो फोर का मीनिंग होता है या तो से या फिर होता है तक। चलिए, अब फोर को यूज कैसे करते हैं, ये वाला जो मीनिंग है इसका, ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे से और तक, क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, टेंस पढ़ रहे हैं। चलिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा या बोला मैंने कि मैं 10 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। इसका हम इंग्लिश कैसे बनाएंगे, देखिए, आई हैव बीन टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं और कितने साल हो गए मुझे, फॉर 10 ईयर्स। आप इस बात का ध्यान रखिए कि मैंने यहां पे जो टाइम लिखा है वो 10 ईयर्स है। मतलब इसका मतलब क्या है कि 10 साल पहले मैंने ये काम करना शुरू किया। यानी आप इसको टाइमलाइन से पढ़िए बच्चों। मैं चाहता हूं कि सारे कॉन्सेप्ट्स आप जो भी पढ़ें तो रूल्स वगैरह से ना पढ़ें, ये वाला रूल, ये फलाना रूल, ये ढिकना रूल से नहीं, कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठा लो कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो आपको कभी भी फिर वो कैसे भी घुमा के अगर वो क्वेश्चन देता है, चाहे वो प्री में आए, चाहे वो मेंस में आए, चाहे कहीं भी आए, इवन यहां तक कि बैंक के एग्जाम्स में भी, तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आए नहीं। तो यहां पर अब इस टाइमलाइन से मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखना। देखिए, ये पास्ट हो गया, ये फ्यूचर हो गया और ये प्रेजेंट हो गया। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं फॉर 10 ईयर्स, यानी मुझे इंग्लिश पढ़ाते हुए 10 साल हो गए। तो यानी पास्ट में कभी शुरू किया होगा, शुरू कब किया, मैंने पास्ट में किया और पास्ट से लेकर अब तक चला रहा हूं, 10 साल हो गए ना। पास्ट में शुरू किया, पास्ट में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे शुरू किया होगा, ये तो तय है। लेकिन सेंटेंस में वो पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया है, केवल क्या दिया है, ड्यूरेशन। तो पास्ट में शुरू किया और अभी तक पढ़ा रहा हूं ना, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, मैं 10 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। तो मैं अभी भी पढ़ा रहा हूं, ये आप सभी को मालूम है। अभी भी पढ़ाने का काम चल रहा है तो और आगे भी चलता रहेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने अब पढ़ाना बंद कर दिया। तो ये यहां पर मुझे पॉइंट ऑफ टाइम का नहीं पता कि कब से। तो जब भी आपको पॉइंट ऑफ टाइम का मालूम नहीं हो कि वो किस समय बिंदु से, पास्ट के किस पॉइंट ऑफ टाइम से शुरू हुआ है, तो आप हमेशा ड्यूरेशन बता देते हो। जैसे सपोज कीजिए कि आपका जो भाई है वो सो रहा है, आपके पापा ने पूछा भाई कब से सो रहा है, तो आपको नहीं पता कि भाई कब से सो रहा है, तो आपने एक अंदाजन बता दिया कि वो 2 घंटे से सो रहा है। कितने देर से, कि ही हैज बीन, वो सो रहा है, ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। तो जब हमें, अब इस बात को समझिएगा, जब हमको पास्ट में शुरू हुए एक्शन के पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में नहीं पता होता तो हम ड्यूरेशन बता देते हैं कि भाई पॉइंट ऑफ टाइम तो पापा मुझे पता नहीं है, पता नहीं, हो सकता है शायद 9 बजे या 9:15 बजे या 9:10, कभी भी वो सोया होगा, तो मुझे आइडिया नहीं है। तो आप क्या पापा को सीधा क्या बता दोगे कि हाँ भाई उसको 2 घंटे हो गए, या आप ये भी कह सकते हो कि 2 घंटे से ज्यादा हो गए, या ये कह सकते हो लगभग 2 घंटे हो गए। तो पॉइंट ऑफ टाइम हमें नहीं मालूम, हमें केवल क्या पता है, ड्यूरेशन। तो ये जो ड्यूरेशन है यहां से लेकर यहां तक की, ये क्या है, 10 ईयर्स है या ये 2 साल है।
तो ड्यूरेशन हमको पता चल गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो एक्शन है वो कंप्लीट हो गया। ड्यूरेशन पूरी हो गई मेरे 10 साल पूरे हो चुके हैं, यहां पे 2 घंटे पूरे हो चुके हैं, लेकिन एक्शन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मैं अभी भी पढ़ा रहा हूं और आगे भी पढ़ाता रहूंगा। वैसे ही हैज बीन स्लीपिंग, वो अभी भी सो रहा है और आगे भी सोता रहेगा। अब एक बात आप इस चीज को नोटिस करिएगा कि 4 के बाद में टाइम आया, तो इसका मीनिंग देखो क्या है। यहां पे 3 मीनिंग्स लिखे हैं, के लिए, से और तक। इनमें से कौन सा मीनिंग है? देखो यहां पर 4 का मीनिंग क्या है? से है। बात समझ में आ गई? नीचे भी देखो 4 2 आवर्स, वो 2 घंटे से सो रहा है, तो यहां भी 4 का मीनिंग क्या हो गया? से हो गया। एक और चीज नोटिस करिए कि इसके साथ टेंस कौन सा आ रहा है? इसके साथ टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो हमने एक ये निष्कर्ष निकाल लिया कि इसके साथ, यानी जब 4 और उसके बाद में टाइम आता है तो हम कौन सा टेंस लगाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लगाते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज बीन और हैव बीन, और साथ में हम क्या लगा देते हैं? फर्स्ट फॉर्म में ING लगा दे। तो पहला सेंटेंस हमारा ये, दूसरा ये, दोनों में ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। चलिए अब ये जो ऊपर वाला सेंटेंस है कि आई हैव बीन टीचिंग, या फिर नीचे वाला ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, मैं इसको अब एक और तरीके से आपको बनाना सिखाता हूं। चलिए एक और सेंटेंस लिखते हैं। यहां लिखा है ही हैज स्लेप्ट। मैं इसी सेंटेंस को, ये जो नीचे वाला है ना, इसको लिख रहा हूं। ही हैज स्लेप्ट फॉर 2 आवर्स। अब देखिए यहां भी मैं ये कह रहा हूं कि वो 2 घंटे सो चुका है। देखिए मैंने टेंस कौन सा लगाया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब जब भी हमारे दिमाग में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है तो एक ही आइडिया चलता है, क्या? यानी कोई काम कंप्लीट हो गया, यही चलता है ना? बोलो सही कह रहा हूं मैं? जब हमारे दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि भाई ही हैज स्लेप्ट, मतलब वो सो चुका है फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे, वो 2 घंटे सो चुका है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा हुआ है। परफेक्ट का मतलब क्या हुआ? इस बात को समझना है आपको, रटना नहीं है। परफेक्ट का मतलब कोई चीज कंप्लीट है, कोई एक्शन कंप्लीट है या कोई टाइम कंप्लीट है। याद है मैंने सिखाया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सबसे पहली क्लास में, सबसे शुरुआत में, कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मीनिंग क्या है। प्रेजेंट मतलब वर्तमान में, परफेक्ट कंप्लीट हो गया, और टेंस एक्शन या फिर टाइम। तो वर्तमान में अगर कोई भी टाइम या कोई भी एक्शन कंप्लीट है तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है, और उसका प्रभाव प्रेजेंट तक है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। तो इसका मीनिंग हम क्या निकालेंगे? क्या सोचो जरा, इसका मीनिंग क्या हो सकता है? वो सो चुका है 2 घंटे। बात समझ में आ गई? ऐसा मीनिंग आप निकालोगे, क्योंकि आप हमेशा कोशिश ये करते हो कि इंग्लिश को कैसे सीखना है? ट्रांसलेट करके सीखना है, या हिंदी इंग्लिश से हिंदी बनाते हो या हिंदी से इंग्लिश बनाते हो। ये हमारी सबसे बड़ी वीकनेस है, जिसकी वजह से ना हमको कभी इंग्लिश में हमेशा प्रॉब्लम रहती है, और स्पेशली उन बच्चों को रहती है जो हमेशा ये इस कोशिश में रहते हैं कि मैं हिंदी से इंग्लिश सीख लूं। जैसे राम स्कूल जाता है, ता है ती है ते है, राम गोज टू स्कूल। राम आम खाता है, राम ईट्स एप्पल मैंगोज। तो बस अब कितना राम आम खाएगा? अब तो छोड़ो, अब तो कुछ और खिला दो उसको ना। तो ट्रांसलेशन से हमको नहीं सीखना है, कॉन्सेप्ट को समझो। 4 2 आवर्स, ठीक है, ये भी ड्यूरेशन हो गया, मतलब 2 घंटे से, या 2 घंटे सो चुका है। अब यहां पर देखो टेंस कौन सा लगाया है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या ये आ सकता है? क्या ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ सकता है क्या इस सेंटेंस के अंदर? क्यों आ सकता है या क्यों नहीं आ सकता, मैं ये दोनों बातें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये क्यों आ सकता है इस सेंटेंस के अंदर। ये इसलिए आ सकता है क्योंकि परफेक्ट टेंस कब आता है? या तो एक्शन कंप्लीट हो, या तो क्या हो? एक्शन कंप्लीट हो, या टाइम कंप्लीट हो। अगर सेंटेंस में कोई टाइम दिया, कोई ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया, और अगर वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम कंप्लीट हो गया है, तो भी परफेक्ट टेंस आ सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट, और यह एक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो मुझे यह बताओ कि 4 2 आवर्स मतलब 2 घंटे से, या 2 घंटे वो सो चुका है, तो क्या 2 घंटे पूरे हो गए हैं? अगर मैं इसको ऐसे भी बोलूं कि वो 2 घंटे से सो रहा है, तो मुझे यह बताओ आप कि 2 घंटे तो कंप्लीट हो गए ना? हाँ भाई,
2 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर 2 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं, इसका मतलब जो टाइम है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, वो कंप्लीट है, तो मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा सकता हूं। बात समझ में आ गई? फिर से मैं समझा देता हूं। जैसे मैं कहूं कि मैं आपको 2 महीने से पढ़ा रहा हूं, तो 2 महीने पूरे हो गए। बात समझ? मेरी पहली क्लास कब आई थी? मेरी पहली क्लास आई थी 21 मार्च को। तो मैं कह रहा हूं कि भाई मेरी 21 अप्रैल, सॉरी, तो मैं कह रहा हूं मेरे 2 घंटे हो गए पढ़ाते हुए, या मैं कहूं कि मेरे को 60 या 70 क्लास हो गए पढ़ाते हुए। अब तक शायद मेरी 60 या 65 या 70 क्लासेस आ चुके हैं, तो मैं इतनी क्लासेस आपको पढ़ा चुका हूं और 2 महीने हो चुके हैं पढ़ाते हुए मुझे, तो 2 महीने कंप्लीट हो गए ना। तो जो ये मैं सेंटेंस बोल रहा हूं कि मुझे आपको पढ़ाते हुए 2 महीने हो गए हैं या 2 महीने से पढ़ा रहा हूं, तो इसमें टाइम कंप्लीट है, तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। तो इसका मतलब हम ये समझे कि 4 के बाद जब टाइम आएगा, तो मैं 4 के साथ एक और टेंस लगा सकता हूं, और वो क्या है? वो है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा सकता हूं। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? हैज और हैव, और साथ में मेन वर्ब क्या आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई कैन यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस 4 के साथ, आगे टाइम दिया हुआ है। चलिए अब जरा एक और सेंटेंस से मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। देखो, अगला सेंटेंस मैंने लिखा कि आई स्टडी, मैं पढ़ता हूं, फॉर 2 आवर्स, मैं पढ़ता हूं 2 घंटे, डेली, रोजाना। मैं रोजाना 2 घंटे पढ़ता हूं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस। रोज पढ़ता हूं, इस सेंटेंस का मतलब है कि रोजाना पढ़ता हूं। एक चीज नोटिस कीजिए कि जो 4 है उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया हुआ है 2 आवर्स, साथ में टेंस कौन सा लगाया है? टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्या मैं 4 के बाद जब टाइम आता है, तो क्या मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगा सकता हूं? 2 टेंस तो हम लगा सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। लेकिन क्या मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी लगा सकता हूं? बिल्कुल लगा सकता हूं, यस लगा सकता हूं ना। एक चीज और नोटिस करिए कि ये जो ऊपर वाले टाइमिंग है, जैसे ये वाला और ये वाला, यहां पर इनका मीनिंग एक्चुअली में क्या है? से। जैसे 2 घंटे से सो रहा है, 2 घंटे से सो रहा है, 2 घंटे से 10 साल से पढ़ा रहा हूं, यहां पर इनका मीनिंग कौन सा है? से। लेकिन इसका एक और मीनिंग है, वो क्या है? तक। अब आप जरा ये देखो, क्या मैं यहां पर ये वाला मीनिंग लेकर इसका मीनिंग निकाल सकता हूं? क्या हम इसका मीनिंग से लेकर निकाल सकते हैं? जैसे एक बार लेकर देखिए, सोचिए, मैं पढ़ता हूं रोजाना 2 घंटे से, मैं 2 घंटे से रोजाना पढ़ता हूं। अजीब सा सेंटेंस नहीं हो गया? इलॉजिकल नहीं लग रहा आपको? 2 घंटे, कौन बोलता है ऐसा? ऐसा मुझे नहीं लगता कोई बोलता होगा कि मैं रोजाना 2 घंटे से पढ़ता हूं, मैं रोजाना 2 घंटे से एक्सरसाइज करता हूं, मैं रोजाना 2 घंटे से दोपहर में सोता हूं। तो यह अजीब सा लग रहा है जब मैं ये वाला मीनिंग ले रहा हूं। चलिए एक बार ये वाला मीनिंग लेके देखते हैं। मैं रोजाना 2 घंटे के लिए सोता हूं। हां, ये एक जच सकता है कि हां ये हो सकता है। मैं रोजाना 2 घंटे तक सोता हूं। देखिए, मैं रोजाना 2 घंटे के लिए सोता हूं, ये थोड़ा लॉजिकल मीनिंग लग रहा है मुझे, हम बोल सकते हैं ऐसा। और ये भी बोल सकते हैं कि मैं रोजाना 2 घंटे तक सोता हूं। जैसे मे बी मैं 9 से 12 सोता हूं 2 घंटे, या मैं दोपहर में 1 बजे से 3 बजे तक सोता हूं, या मैं रात को 8 बजे से 11 बजे तक सोता हूं, या मैं सुबह 7 से 9 सोता हूं। तो मैं ये कह सकता हूं ना कि सुबह 7 से 9 बजे तक, 11 से लेकर 1 बजे तक, या 9 से 11 बजे तक, या 1 बजे से 3 बजे तक, या फिर रात को 8 बजे से 11 बजे तक, या शाम को 5 बजे से 7 बजे तक। तो इसमें तक वाला मीनिंग भी आ सकता है। यहां पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लगा सकते हैं जब 4 आता है, ध्यान रखें हमेशा। अब कब आता है और कैसे आता है? जब हम किसी हैबिट की बात करें, रोजाना। आपको इतना मालूम है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसका यूज हम करते हैं हमारे हैबिचुअल एक्शंस के लिए या किसी रूटीन को बताने के लिए। याद आ गया? मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूं कि कोई भी रूटीन है या कोई भी हैबिट है तो वहां पे प्रेजेंट डेफिनेट टेंस लगाते हैं। चलिए अब देखिए कि ये जो तक है, ये वाला मीनिंग मैं यहां पे ले सकता हूं और यहां पे के लिए वाला मीनिंग में ले सकता हूं। आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर सेंटेंस में ड्यूरेशन हो, एक रूल, एक थंब रूल हमेशा याद रखो। थंब रूल का मतलब है जो हमेशा, मतलब 99% आपके काम आएगा।
थंब रूल क्या है कि जब भी ड्यूरेशन से पहले, जब भी आप किसी ड्यूरेशन की बात करो, किसकी बात करो, किसी ड्यूरेशन की बात करो, आप जैसे करो बात भाई सुबह 9 AM से सुबह 11 AM तक मैं पढ़ता हूं या सोता हूं, तो थंब रूल यह है कि इस ड्यूरेशन, ये 2 घंटे की ड्यूरेशन है, 2 आवर्स की ड्यूरेशन है, इस 2 आवर्स की ड्यूरेशन के दौरान अगर आप कोई भी एक्शन करते हो, पढ़ने का, खेलने का, बात करने का या कुछ और एक्टिविटी करने का, तो उस ड्यूरेशन से पहले हमेशा क्या आता है, 4 आता है। फिर से बता देता हूं, मैं जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, कुछ भी हो सकता है ऐसा। मैं जस्ट एक सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का एक एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं आपको कि 9 से 11 का टाइमिंग है 2 आवर्स का, ठीक है, 2 घंटे का समय है। उस 2 घंटे के समय के दौरान आप कोई भी एक्शन या तो करते हो या आपने किया था या आगे फ्यूचर में करोगे, समझना इस बात को, या तो वर्तमान में करते हो, आपकी हैबिट है, या किया था आपने पास्ट, जैसे कल किया था या परसों किया था या 2 दिन पहले किया था, या आगे करोगे, कल करोगे या 2 दिन बाद करोगे। तो उस ड्यूरेशन के दौरान कुछ भी करते हो या किया था या करोगे, आप उस ड्यूरेशन से पहले हमेशा क्या लगा दोगे, 4। ध्यान रखें, इस ड्यूरेशन से पहले हमेशा क्या आएगा, 4 आएगा। अगर आप यह बताते हो कि उस दौरान आप क्या करते हो या क्या किया था या क्या करोगे, समझना, प्रेजेंट भी, पास्ट भी और फ्यूचर भी। नाउ अब बात यह आती है कि वहां पर आप 4 का मीनिंग लेकर चलना। अगर ये वाला मीनिंग आ रहा है, जैसे आप कहो कि 2 घंटे से, तो आप लगाना वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस या लगाना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस, फिर से समझा देता हूं। अगर वहां पे 4 का मतलब है से, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी आ सकता है यदि इसका मीनिंग है के लिए या फिर तक। ध्यान रखिए, तो यहां पर इसका से मीनिंग नहीं है, नो, दिस इज नॉट द मीनिंग। यहां पर मीनिंग क्या है, या तो तक है और या है इसका मीनिंग के लिए। समझ में आ गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं इसको यहां पे लिखता हूं कि मैं 4 के साथ और कौन सा टेंस लगा सकता हूं, आई कैन यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज भी कर सकता हूं, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या फिर डू और डज हेल्पिंग वर्ब के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो आई कैन यूज 3 टेंसेस। कितने टेंसेस, 3। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस विद 4। देखिए, पहले सेंटेंस में, दूसरे सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, दोनों में, पहले दूसरे में, तीसरे में प्रेजेंट परफेक्ट, और फोर्थ में क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। चलिए एक बार आप इसको जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके, फिर मैं इसका आगे और भी अभी बहुत कुछ कॉन्सेप्ट है, फिर आज एक सरप्राइज कॉन्सेप्ट भी आपके लिए लेकर आया हूं। चलिए लिखिए इसको। इसमें अब एक और थ्योरी आती है, वो ये कि आप जनरली जब इस तरह के वाक्य बोलते हो ना, आप देखो, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो आप बोलोगे हां सर हम ये गलती करते हैं। जैसे जनरली आप अगर किसी से ये कहते हो कि मैं रोजाना 2 घंटे पढ़ता हूं, तो हमारी आदत क्या है कि हम हिंदी से इंग्लिश को ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं और वहां पर जो शब्द हिंदी में बोले गए केवल उन्हीं को इंग्लिश में लिखते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूं रोजाना, इसको लिख देंगे 2 घंटे, 2 आवर्स। आप इस 4 को नहीं लिखते हैं। उसका रीजन ये कि जनरली जब हम बोलते हैं ना 4 2 आवर्स, ऐसा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ जब ड्यूरेशन लगाते हैं हम, तो वहां पर हम हिंदी में तक या के लिए नहीं कहते। लेकिन जब बात आती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो हम वहां पर ड्यूरेशन से पहले से हमेशा बोलते हैं। ये हमेशा हिंदी के सेंटेंस में ये जरूर लगाते हैं। लेकिन जब बात आती है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की, वहां पर हम हिंदी के सेंटेंस में ना तो हम तक लगाते हैं और ना ही हम के लिए लगाते हैं। इसी वजह से क्या होता है कि हम वहां पर 4 लिखते ही नहीं है। वी नेवर राइट। जैसे मैं अभी आपको बोलूं कि मैं रोज आपको 1 घंटा इंग्लिश पढ़ाता हूं, ठीक है। अब इसका अगर मैं आप इंग्लिश बनाएंगे तो क्या बनाएंगे कि आई टीच यू इंग्लिश 1 आवर डेली, इस तरह से बनाएंगे। आप ये जो 1 आवर है, 1 आवर, आप इससे पहले 4 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं?
क्योंकि हिंदी में फोर का जो हिंदी में कोई ऐसा वर्ड नहीं था जिसका मतलब हो फोर। तो हमारी आदत है कि हम जैसा हिंदी में सोचते हैं हम कोशिश करते हैं कि वैसा ही हम इंग्लिश में भी लिखने की कोशिश करें। इसे कहते हैं ट्रांसलेशन करना। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन करना या हिंदी से अंग्रेजी सीखना, जो कि बिल्कुल गलत है। आप हिंदी को केवल एक माध्यम समझिए इंग्लिश को समझने का, ना कि उससे सीखने का। तो आप हमेशा ध्यान रखो ड्यूरेशन से पहले क्या आएगा? फोर आएगा। चाहे आप हिंदी से अंग्रेजी कर रहे हो या अंग्रेजी से आप हिंदी कर रहे हो, हम जनरली तक या के लिए को नहीं बोलते। चलिए अब मैं आपको इसमें एक और सेंटेंस करवाने वाला हूं और उसमें देखो कॉन्सेप्ट क्या है। देखो कॉन्सेप्ट ये है, नंबर 5 सेंटेंस जैसे मैंने लिखा कि मैं कल 2 घंटे पढ़ा था। आई स्टडीड फॉर 2 hours yesterday। मैं कल 2 घंटे पढ़ा था। अब यहां पे देखिए मैंने लगाया है स्टडीड यस्टरडे के साथ, बीता हुआ कल। यस्टरडे का मतलब वो समय जो बीत चुका है, उसके साथ हम लगाते हैं कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट। याद है मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की शायद 3rd क्लास में सिखाया था कि वहां पर जब अनफिनिश्ड टाइमलाइन आती है या फिनिश्ड टाइमलाइन आती है तो हम कौन सा टेंस लगाते हैं। वहां यस्टरडे सिखाया था, यस्टरडे के साथ हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं, वर्ब की 2nd फॉर्म है ये ना। अब नोटिस करिए कि मैंने यहां पर 4 और आगे ड्यूरेशन ऑफ टाइम दे दिया। अब आप सोच रहे होंगे सर अभी तो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताया था 4 के साथ, अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस बता रहे हो। चलिए यही बच्चों आज की क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो छोटे छोटे हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं जिसकी वजह से आपको हमेशा ऐसा लगता है यार इंग्लिश बहुत टफ है, इंग्लिश नहीं आती है या हम इंग्लिश सीख ही नहीं पाएंगे, ये इन्हीं वजहों से, ये जो छोटे छोटे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं इन्हीं वजह से हम इंग्लिश को समझने में कमजोर रह जाते हैं ना। तो यहां पे समझो कि जब भी ड्यूरेशन से पहले 4 आएगा मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगा दूंगा। कैसे? देखना जरा। मैं क्या कह रहा हूं कि कल, सपोज करिए कि ये कल है, मतलब मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक का टाइम है कल का, ठीक है। और कह रहा हूं कि मैं कल 2 घंटे पढ़ा था, तो वो 2 घंटे कोई से भी हो सकते हैं, मॉर्निंग वाले हो सकते हैं या इवनिंग वाले हो सकते हैं या आफ्टरनून वाले हो सकते हैं, कोई से भी ये 2 आवर्स हो सकते हैं। चलिए अब जो कल 2 घंटे थे उस 2 घंटों के दौरान क्या किया? मैंने पढ़ाई की उन 2 घंटों के दौरान, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जब भी कोई ड्यूरेशन हो और उस ड्यूरेशन के दौरान आप कुछ करते हैं या आपने कुछ किया था या आप कुछ करोगे तो उससे पहले 4 लगाएंगे। लगा दिया 4 और साथ में लगाएंगे इंडेफिनिट टेंस। अगर वर्तमान की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और अगर पास्ट की बात कर रहे हैं जैसे यस्टरडे दिया हुआ है तो लगाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं इस 4 के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का भी यूज कर सकता हूं। कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट, जिसमें वर्ब की 2nd फॉर्म आती है और साथ में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं डिड और वर्ब का 1st फॉर्म। समझ आ गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कहने की बात यह है कि आप इंडेफिनिट टेंस का यूज कर सकते हो अगर 4 दिया है उसने और उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया है। एक बार इसका मीनिंग भी समझ लेते हैं। देखिए आई स्टडीड, मैंने पढ़ाई की थी 2 घंटे तक कल। क्या मैं यहां पे से वाला मीनिंग ले सकता हूं? एक बार लेके देख लेते हैं। मैंने पढ़ाई की थी 2 घंटे से कल। अजीब सा सेंटेंस नहीं हो गया? 2 घंटे से कल मैंने पढ़ाई की थी, या हम ये बोलें कि 2 घंटे तक पढ़ाई की थी मैंने, यानी 9 बजे से लेकर 11 बजे तक या दोपहर में 2 घंटे तक। तो यहां पे ज्यादा सूटेबल मीनिंग कौन सा है? यहां ज्यादा सूटेबल मीनिंग है ये वाला, तक वाला। देखिए एक चीज मैं आपको समझा दूं, क्लियर कर दूं कि हिंदी से नहीं सीखना इंग्लिश हमको, लेकिन इंग्लिश सीखने के लिए हिंदी एक माध्यम है बस। वो इसलिए क्योंकि जो हिंदी है मदर टंग है हमारी, ठीक है, उससे हम छुटकारा पा ही नहीं सकते। कोई भी चीज समझनी हो या अंडरस्टैंड करनी हो अच्छे से तो इंग्लिश के बजाय हम हिंदी में ज्यादा अच्छे से उसको समझते हैं कुछ भी। इसीलिए हिंदी को केवल आप एक माध्यम समझिए, ना कि उससे आप इंग्लिश सीखने की कोशिश करिए, क्योंकि वो एक डिफरेंट लैंग्वेज है। उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अलग हैं और इंग्लिश के कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग हैं। चलिए मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं। मैंने कहा कि आई विल प्ले, मैं खेलूंगा फॉर 2 आवर्स
2 घंटे, टुमारो कल मैं 2 घंटे खेलूंगा। 2 घंटे खेलूंगा कल, मतलब क्या हुआ कि जो आने वाला कल है यानी फ्यूचर के कोई 2 घंटे होंगे। सपोज कीजिए कि यहां पर ये जो टाइम है ये एक डे है और ये टुमारो है। क्या है? टुमारो। और यहां इस टुमारो वाला जो डे है मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक का कोई भी 2 घंटा हो सकता है, चाहे वो मॉर्निंग का हो या आफ्टरनून का हो या फिर इवनिंग का हो। कोई भी 2 घंटा होगा जब मैं एक एक्टिविटी करूंगा और वो एक्टिविटी क्या है? खेलना। तो उस ड्यूरेशन के दौरान कुछ भी काम होगा तो मैं उस ड्यूरेशन से पहले क्या लगा दूंगा? फॉर, और साथ में टेंस कौन सा लगाऊंगा? फ्यूचर इंडेफिनिट। तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अलावा मैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी लगा सकता हूं। क्या लगा सकता हूं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी आ सकता है। किसके साथ? फॉर के साथ। कितने टेंस हो गए देखो, मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लगा सकता हूं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा सकता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। आई कैन यूज 5 टेंसेस विद 4। किसके साथ? 4 के साथ। लेकिन आपको अंडरस्टैंड ऐसे ही करना है जैसे मैंने आपको सिखाया है, बिल्कुल इसी तरह से करना है, कोई अलग से दिमाग नहीं लगाना अपना, ठीक है? ऐसे ही सीधा करते जाना है अगर आपको सक्सेसफुल होना है इंग्लिश में। इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन इंग्लिश यू नीड टू फॉलो दिस रूल। आपको इस रूल को फॉलो करना है एज आई एम टीचिंग यू। जैसे मैं आपको इसमें पढ़ा रहा हूं ना, बिल्कुल हूबहू इसी तरह से फॉलो करना है। अगर इससे थोड़ा सा भी हटे तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर कोई एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला। ना तो एसएससी क्लियर होगा, ना ही बैंक क्लियर होगा, इवन यहां तक कि कोई छोटा एग्जाम भी क्लियर नहीं हो पाएगा अगर इस लीक से हट गए तो। ध्यान रखें, मैं एग्जैक्टली जैसे पढ़ा रहा हूं बिल्कुल वैसे ही इसको सीखना है और वैसे ही कॉन्सेप्ट को समझना और वैसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करके आना है। लिखते रहना, एक एक चीज को नोट करते चलना। मैं कुछ भी बोलता हूं ना तो उसको भी नोट करते चलो। चाहे वीडियो को पॉज करो आप और फिर नोट करो, चाहे टाइम लग जाए। इस 1 घंटे की वीडियो को चाहे नोट करने में चाहे 2 घंटे लग जाएं, पर एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए 6 सेंटेंस मैंने आपको सिखाए और इन 6 सेंटेंसेस से मेरी एक कोशिश रही कि मैं आपको यह बताऊं कि हम कहां कौन कौन सा टेंस लगा सकते हैं। तो फाइनली एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा और भी कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या था कि मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज कर सकता हूं, मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी यूज कर सकता हूं और मैं तीनों इंडेफिनिट टेंस का भी यूज कर सकता हूं। चलिए अब इसके बाद मैं आपको अब 4 का एक ऐसा बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं जो आप कहोगे सर बहुत बढ़िया सिखाया और आज तक हमने ऐसा पढ़ा ही नहीं। ठीक है बच्चों, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं ये मैं गारंटी से कह सकता हूं, मैं आपसे दावा कर सकता हूं कि ये जो मैं आपको दे रहा हूं ना, ये ऑनलाइन यूट्यूब पे या शायद ऑफलाइन पे शायद कोई नहीं देता होगा। व्हाट आई एम गिविंग यू राइट नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं नहीं मिलेगा। इवन आपको किसी बुक में भी नहीं मिलेगा। कोई महंगी से महंगी बुक खरीद के लाओगे ना, वहां भी ये सब कॉन्सेप्ट नहीं मिलेंगे। बहुत मेहनत करके लाया हूं, इसलिए अब जरा अगले कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और शुरू करते हैं अगला। देखो क्या है, एक सेंटेंस है अपने पास और इस सेंटेंस में 2 ऑप्शन है, ए और बी। सेंटेंस में लिखा है ही, फिर उसका फिल इन द ब्लैंक है फॉर 2 आवर्स। हमें यहां पर हैज स्लेप्ट और हैज बीन स्लीपिंग में से चुनना है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कौन सा आएगा, ए होगा या फिर यहां पर बी आएगा? जरा सोच के देखो थोड़ा सा कि मैंने अभी आपको ड्यूरेशन से पहले फॉर सिखाया, तो हैज बीन स्लीपिंग होगा या हैज स्लेप्ट होगा। इन दोनों को समझो, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। आपको के साथ दोनों आ सकते हैं। आपने तो 5 टेंस बताए थे कि 5 आ सकते हैं, तो सर ये उन 5 में से 2 तो ये रहे, ये 2 भी आ सकते हैं। लेकिन बच्चों मैं ये कह रहा हूं ए होगा या बी होगा, मतलब दोनों में से कोई एक चुनना है। कहने का मतलब यह है, अगर वो हमें ऐसा क्वेश्चन दे दे जिसमें ऑप्शन में इन 5 सेंटेंस में से 2 ऑप्शन में आ जाए, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, दोनों ऑप्शन में आ जाए, हम किसको चुनेंगे? अब असली बात अब आती है कि हम यहां चुनेंगे किसको? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को। ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी दोनों ऑप्शंस में होंगे तो वी विल चूज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव है। अगर सेंटेंस मतलब कि वर्ब पॉजिटिव है, अगर वर्ब पॉजिटिव है तो वी विल चूज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए
अब इसके बाद में, अब ये तो हो गया कंप्लीटली बच्चों 4, लेकिन अभी 4 का एक सरप्राइज कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, अब मैं उसको पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सरप्राइज कॉन्सेप्ट क्या है, देखो। सरप्राइज कॉन्सेप्ट हमारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना जरा। देखिए, मैंने आपको अभी तक ये पढ़ाया कि सिंस आता है किसी पॉइंट ऑफ टाइम से पहले, और 4 आता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम से पहले या पीरियड ऑफ टाइम से पहले। ठीक है, लेकिन अब कुछ अलग पढ़ते हैं। देखिए, मैंने यहां पर लिखा 2 आवर्स। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, जो 2 आवर्स है ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है ना, 2 घंटे, या 2 दिन हो सकते हैं, या 3 मंथ्स, या 6 वीक्स, या 5 ईयर्स, कुछ भी हो सकता है। ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। तो मैं इससे पहले सिंस लगाऊं या 4, मैं यहां पे 4 लगा दूंगा। ठीक है, लेकिन मैं अब जो बात आने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं 2 आवर्स से पहले सिंस भी लगा सकता हूं। आप सरप्राइज हो गए होंगे सुनकर कि अरे सर, सिंस कैसे, 4 2 आवर्स होगा, सिंस 2 आवर्स कैसे होगा। अब इस बात को मैं आपको समझाता हूं कि 2 आवर्स से पहले सिंस आएगा तो कैसे होगा। चलिए एक बार मैं इस 2 आवर्स से पहले, जब 4 है तो इसका हिंदी लिख देता हूं। इसका मतलब है 2 घंटे से। क्या मतलब है इसका? 2 घंटे से। ठीक है, या 2 घंटों से। लेकिन जब सिंस होगा तो इसका थोड़ा सा मीनिंग चेंज होगा, और मीनिंग क्यों चेंज होगा वो भी बताता हूं कि अगर कभी भी, सुनना बात, कभी भी ड्यूरेशन ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम के बाद एगो दिया है, क्या दिया है? अगो। अगर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बाद में एगो लिखा है, और एगो का मतलब होता है पहले, तो इसका मीनिंग हो जाएगा कि 2 घंटे पहले, और सिंस का मतलब क्या है? से। तो 2 घंटे पहले से। देखो मीनिंग में डिफरेंस देखो, ऊपर वाले 4 2 आवर्स का मीनिंग है 2 घंटे से। ठीक है, नीचे वाले का मीनिंग है 2 घंटे पहले से। मीनिंग में भी डिफरेंस है और इनके यूज में भी डिफरेंस है। मीनिंग में डिफरेंस किस वजह से आया? एगो की वजह से आया। एगो, हमेशा ध्यान रखो, अगर ड्यूरेशन के बाद, क्या? ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बाद अगर हमें अगो दिया है तो उससे पहले हम क्या लगा देंगे? सिंस लगा देंगे। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब मैं इसके ऊपर ना सेंटेंस करवाता हूं आपको। देखिए, पहला एग्जांपल देखिए, मैंने लिखा कि ही हैज बीन प्लेइंग, वो खेल रहा है। ठीक है, और लिख दिया मैंने for 2 hours। He has been playing for 2 hours। और इसी सेंटेंस को मैं सिंस से भी बना सकता हूं। क्या बनेगा? He has been playing, वो खेल रहा है, since 2 hours ago, 2 घंटे पहले से ना। एक चीज नोटिस करिएगा कि दोनों में मीनिंग का डिफरेंस है, और दोनों का यूज भी अलग है, और अर्थ भी अलग है। इनका जो सेंस है वो भी अलग है। क्या? देखना, क्या कह रहा है? 2 घंटे से, कि वो 2 घंटे से खेल रहा है, यानी ड्यूरेशन की ओर इशारा कर रहा है बस, कि उसको खेलते हुए 2 घंटे हो गए। लेकिन इसको नोटिस करो, क्या कह रहा है? 2 घंटे पहले से, यानी ये एक सपोज कीजिए कि वो 9 बजे से लेकर 11 बजे तक खेल रहा है। ठीक है, तो इस सेंटेंस का मतलब तो ये हुआ फर्स्ट वाले का कि वो 9 से लेकर 11 तक खेला। कब तक खेला? 9 से लेकर 11 बजे तक खेला, या 9:15 से 11:15 तक खेला। लेकिन जो नीचे वाले सेंटेंस का मीनिंग है वो क्या है? 9 बजे से पहले से। समझना इस बात का, 9 बजे से पहले। सपोज कीजिए कि उसने खेलना चालू किया 8:57 पे। कितना? 8:57, यानी 9 बजने में केवल 3 मिनट्स बाकी थे, तब उसने शुरू किया, स्टार्टेड प्लेइंग, और लगभग 11 बजे तक खेला। तो उसने कहा भाई 2 घंटे पहले से वो खेल रहा है, यानी जब ये सेंटेंस बोला गया 2 घंटे हो चुके हैं। ठीक है, और 2 घंटे पहले से उसने खेलना शुरू किया। तो 2 घंटे पहले से क्या हुआ? 8:57। लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस का मीनिंग क्या है? वो 2 घंटे से खेल रहा है। मतलब ऊपर वाला सेंटेंस बात कर रहा है इस ड्यूरेशन की, जो यहां से लेकर यहां तक है। ये वाली जो ड्यूरेशन है
देखो मैं इसको डार्क कर देता हूं थोड़ा सा। ये वाली जो ड्यूरेशन है ना, इसकी बात कर रहा है फर्स्ट वाला सेंटेंस, लेकिन जो सेकंड वाला सेंटेंस है वो क्या कह रहा है, इस 2 घंटे से भी पहले से खेल रहा है। बात डिफरेंस समझ में आ गया। तो ये एक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया ना, क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम। 2 घंटे की बात नहीं कर रहा वो बात कर रहा है 2 घंटे से पहला जो पॉइंट ऑफ टाइम था तब से वो खेल रहा है। तो सिंस आने का रीजन यही है यहां पे बच्चों कि जब भी ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बाद में एगो आता है तो वो एक पॉइंट ऑफ टाइम की ओर इशारा कर देता है और इसलिए हम उससे पहले सिंस लगा देते हैं। चलिए एक ये कॉन्सेप्ट आपको अब अच्छे समझ में आ गया होगा कि मैं फोर के अलावा मैं सिंस भी लगा सकता हूं ड्यूरेशन ऑफ टाइम से पहले। तो दिस वाज अ वेरी सरप्राइज कॉन्सेप्ट। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट, नहीं मिलेगा कहीं भी, ढूंढ लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लिखिए फिर मैं इसको एक और सरप्राइज कॉन्सेप्ट है वो भी पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, लिख लो। देखिए नेक्स्ट सरप्राइज कॉन्सेप्ट क्या है, देखो आ जाओ। कॉन्सेप्ट ये है कि बच्चों कि अगर आपको कभी भी सेंटेंस में लास्ट या फिर फास्ट और उसके बाद में कोई संख्या और संख्या के बाद में कोई टाइम दिखाई दे, बात समझ में आ गई। लास्ट या पास्ट लिखा हो, लास्ट का मतलब अंतिम, पास्ट का मतलब पिछला, फिर संख्या लिखी हो जैसे 1 2 3, ऐसा कोई भी संख्या यहां पर उसने हमको दी हो एटसेट्रा, और फिर कोई टाइम लिखा हो, कोई भी टाइम हो सकता है जैसे वीक, ईयर, मंथ, ऐसा कुछ भी, और इस लास्ट और पास्ट से पहले क्या दिया हो दा, तो हम क्या लगाते हैं, 4 लगाते हैं। इसको हमेशा याद रखना, ठीक है, कि कभी भी लास्ट पास्ट के बाद में संख्या, फिर बाद में कोई टाइम हो और आगे दा दिया हो तो वी विल यूज 4। लेकिन बात अब आती है कि अगर इसी लास्ट और पास्ट के बाद में संख्या नहीं हो, केवल क्या हो, टाइम दिया हो, क्या दिया हो, टाइम, और ना ही इससे पहले आर्टिकल हो, यानी लास्ट पास्ट से पहले आर्टिकल नहीं हो, समझ गए, तो हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि लास्ट और पास्ट से पहले ना तो आर्टिकल हो और ना ही आगे संख्या हो, तो हम क्या लगा देंगे, वहां पर सिंस लगा देंगे। लेकिन अगर उसने संख्या दी और आर्टिकल दिया तो क्या लगाएंगे, 4। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूं। मैंने लिखा कि भाई आई हैव बीन वर्किंग, मैं काम कर रहा हूं, हियर मतलब यहां, मैं यहां काम कर रहा हूं, फॉर द लास्ट 1 ईयर, तो पिछले 1 साल से मैं यहां काम कर रहा हूं। यहां पे देखिए 4 है, उसके बाद आर्टिकल आ गया, फिर लास्ट आ गया, और फिर 1 आ गया, और फिर ईयर। 1 क्या है, संख्या, ईयर टाइम, और लास्ट जो मैंने बताया था पास्ट भी हो सकता है, आप यहां पास्ट भी लगा सकते हो, फॉर द पास्ट 1 ईयर, और दा आ गया ऐसे। लेकिन अगर मैं यहां पर 4 की जगह अगर मैं सिंस लिखना चाहूं, क्या लिखना चाहूं, सिंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना। 4 के जगह पर अगर उसने सिंस दिया तो आपको अगर सिंस आए तो क्या होगा, ये दानी होगा, केवल क्या होगा, लास्ट, ठीक है, और ना ही यहां पे संख्या होगी, केवल क्या आ जाएगा, ईयर, सिंस लास्ट ईयर। बात समझ में आ गई क्या। तो अगर उसने इस तरह से दिया है कि वहां पे लास्ट या पास्ट है और उससे पहले ना तो आर्टिकल दा है और ना ही उसके बाद में संख्या है, केवल टाइम दिया, तो हम क्या लगा देंगे, तो हम लगा देंगे वहां पर सिंस लगा देंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं एक और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और फिर उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस को। किसको करेंगे, क्वेश्चंस को। चलिए उतारिए, लीजिए स्क्रीनशॉट। 4 का अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए मैं 4 के बाद मैंने अभी तक आपको सिखाया था टाइम, कि 4 के बाद टाइम हो तो हम उसको कैसे यूज करते हैं, कौन सा टेंस आता है। अब मैं आपको सिखा रहा हूं कि कभी कभी 4 के बाद में टाइम नहीं आता, कोई भी नाउन या कोई प्रोनाउन आ जाता है, लेकिन वो टाइम नहीं होता, वो टाइम के अलावा कुछ और होता है, और वहां पर 4 का अर्थ होता है के लिए। तो ध्यान देखिए 4 का अर्थ क्या होता है, के लिए, और मैं इसको ऐसे भी यूज कर सकता हूं। जैसे देखिए मैंने लिखा कि आई बॉट, मैंने खरीदा, आई बॉट एप्पल्स, मैंने एप्पल्स खरीदे, फॉर माई मदर, मेरी मदर के लिए यानी मेरी मां के लिए मैंने एप्पल्स खरीदे। यहां पर 4 का यूज किया मैंने, और 4 के बाद कोई टाइम नहीं है, क्या लिखा है, माई मदर, और माई मदर क्या है, एक नाउन है, तो 4 के बाद में क्या आ गया, नाउन आ गया। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो ध्यान रखिएगा कि 4 को हम
या तो हम टाइम से पहले लगाते हैं या किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले लगाते हैं। देखिए, जब किसी टाइम से पहले आएगा, जब किसी टाइम से पहले आएगा तो वहां पे कुछ फिक्स्ड टेंस है, आप केवल उन्हीं को लगा सकते हो। लेकिन अगर आपने किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले लगाया तो आप कोई भी टेंस लगा सकते हो। जैसे देखिए एग्जांपल, मैंने यहां पे लिखा कि ही इज कमिंग, वो आ रहा है फॉर माई हेल्प, मेरी मदद के लिए। ही इज कमिंग फॉर माई हेल्प, एक तो मैंने ये सेंटेंस लिख दिया। दूसरा मैंने लिखा कि ही इज रीडिंग अ बुक, वो एक बुक पढ़ रहा है फॉर 10 days, 10 दिनों से, वो 10 दिन से एक किताब पढ़ रहा है। अब नोटिस कीजिए दोनों में अंतर, डिफरेंस देखो। यहां फॉर के बाद क्या है? माई हेल्प, टाइम है क्या? नो, ये टाइम नहीं है। यहां फॉर के बाद क्या है? 10 days, ये टाइम है? बिल्कुल है, बोलो है ना टाइम। तो ये टाइम है, ये टाइम नहीं है। तो नीचे वाला, ऊपर वाले सेंटेंस में आप कोई भी टेंस लगा सकते हो, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, एनी टेंस। 12 टेंस होते हैं टोटल, कोई सा भी टेंस लगाइए। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में यानी फॉर के साथ या तो आता है परफेक्ट टेंस, या आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, और या आता है इंडेफिनिट। ये कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ये नहीं आएगा। बात समझ में आ गई क्या? क्योंकि यहां पे फॉर के बाद में उसने टाइम दिया है फॉर 10 days, 10 दिन से। मीनिंग में भी डिफरेंस है। यहां फॉर का मतलब क्या है? से, और यहां फॉर का मीनिंग क्या है? के लिए। तो मैं यहां पर कौन सा टेंस लगा दूंगा बच्चों? मैं यहां पे अब या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगा सकता हूं या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा सकता हूं, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो आप। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं ही हैज बीन रीडिंग, और मैं ये भी लिख सकता हूं कि ही हैज रेड। आई कैन यूज बोथ सेंटेंसेस, ठीक है ना। तो ये एक फॉर का और कॉन्सेप्ट था कि फॉर को हम कैसे यूज में लेते हैं। फॉर का अर्थ अगर के लिए है और उसके बाद में टाइम नहीं है तो कोई सा भी आप टेंस लगाइए। अब इसको लिखो आप, फिर मैं ना इसके ऊपर अब कुछ क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। आज बहुत इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं। मैं देखता हूं कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ाए क्या वो अच्छे से क्लियर हो गए, और उन क्वेश्चंस को पढ़कर आपको पता भी चल जाएगा कि हां हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। देखो पहला सवाल हमारा देखो क्या है। इस सेंटेंस में लिखा है कि आई सॉ हिम अ कपल ऑफ टाइम्स सिंस मई। कपल ऑफ टाइम्स का मतलब है एक या दो बार, और सिंस मई का मतलब मई से। आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, मैंने उसे मई से एक दो बार ही देखा है, ठीक है। आप टेंस को समझो, कौन सा टेंस है। टेंस है मेरे पास सॉ लिखा है, तो कौन सा टेंस हो गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब मुझे ये बताओ कि सिंस के साथ क्या इंडेफिनिट टेंस आता है? नहीं आता। हमेशा याद रखो सिंस के साथ दो टेंस आते हैं, परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, बस दो। लेकिन फॉर के साथ इंडेफिनिट टेंस भी आता है, परफेक्ट भी आता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी आता है। तो सिंस के साथ मैं कभी भी इंडेफिनिट टेंस नहीं लगा सकता। यहां पर क्या आएगा? आई हैव सीन, आई हैव सीन। अच्छा एक चीज बताओ, क्या यहां पे हैव बीन सीइंग आ सकता है? मुझे बताओ, ये तो है परफेक्ट टेंस और ये है परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्या मैं हैव बीन सीइंग लगा सकता हूं? यहां नहीं लगा सकता ना, क्योंकि ये एक स्टेटिव वर्ब है जिसका यूज कभी भी किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता। अब एक और सेंटेंस कर लेते हैं, ठीक है। देखो अगला सेंटेंस लिखा है कि 2 hours हैव पास्ड सिंस ही हैड फॉलन अस्लीप। सिंस का एक रूल पढ़ाया था मैंने, एक कॉन्सेप्ट था कि सिंस के बाद जब क्लॉज आता है उस क्लॉज में हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं। यहां पर इसने सिंस के बाद क्या दिया है? हैड फॉलन। क्या दिया है? हैड फॉलन, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस है और गलत है। इसकी जगह क्या आएगा? पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहां पर लगा देंगे। देखो अभी मैंने कहा कि भाई सिंस के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं आता, और अब कह रहा हूं आता है। समझना इस बात को कि ये जो सॉ था ये लिखा था सिंस से पहले, और यानी सिंस के बाद में वहां पर क्या था? टाइम था। और ये जो फेल है, ये जो हैड फॉलन है, ये आएगा सिंस के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो अंतर समझना कि सिंस के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस कब आ सकता है और कब नहीं आ सकता। आ कब सकता है कि जब सिंस, मतलब आ कब सकता है जब सिंस के बाद में सब्जेक्ट और
उस सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ सकती है। और कब नहीं आ सकता? जब सिंस के बाद में कोई टाइम दिया हो, तो उस टाइम से पहले जो टेंस होगा वो या तो प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। चलो जी, अब बढ़ लेते हैं आगे की ओर। अगला है आई हैव मेट हर ओनली वंस बट आई एम लाइकिंग हर, यानी मैं उसे केवल एक ही बार मिला हूं। आई हैव मेट हर ओनली वंस, एक ही बार मिला हूं, बट आई एम लाइकिंग हर, लेकिन मैं उसे पसंद कर रहा हूं। आपको नहीं लगता कि यहां पर जो लाइकिंग वर्ब है वो स्टैटिक वर्ब है, यानी नॉन कंटीन्यूअस वर्ब है, किसी भी कंटीन्यूअस टेंस में इसका यूज नहीं होता। तो क्या इसको मैं यूज करूंगा? नहीं करूंगा। तो यहां पे जो लिखा है ना आई एम लाइकिंग, इसकी जगह हो जाएगा आई लाइक। क्या हो जाएगा? आई लाइक हर। चलिए समझ आ, क्लियर हो गया? तीनों सेंटेंस समझ में आ गए ना? पहला आई सॉ हिम अ कपल ऑफ टाइम्स, दूसरा 2 hours हैव पास्ड, तीसरा है आई हैव मेट हर ओनली वंस। चलिए अब आते हैं नंबर 4 पे। ही एट नथिंग सिंस यस्टरडे, मतलब कल से उसने कुछ नहीं खाया। फिर से देखो, सिंस के बाद क्या है? टाइम है, और उससे पहले वर्ब कौन से लगा दी उसने? एट। ये ईट की सेकंड फॉर्म है और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटन। तो क्या मैं सेकंड फॉर्म लगाऊंगा? नहीं। तो यहां पर क्या आ जाएगा? या तो आ जाएगा हैज ईटन और यह आ जाएगा हैज बीन ईटिंग। अब मुझे बताओ दोनों में से कौन सा लगाऊं? दोनों में से हैज ईटन लिखूं या ही हैज बीन ईटिंग? दोनों में से कौन सा आएगा? कोई एक टेंस चुनना हो तो। अब एक चीज नोटिस करो, जो सेंटेंस है ना वो नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव। नथिंग दिया है, नथिंग हो, नेगेटिव हो, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं लगाते। क्या लगाते हैं? प्रेजेंट। तो यहां पे आएगा यहां पे आ जाएगा ही हैज ईटन, क्योंकि इसमें बच्चों सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, ही, तो हैज लगाएंगे, तो ही हैज ईटन आएगा। तो क्योंकि इसमें नथिंग दिया है और नथिंग का मतलब वर्ड नेगेटिव है, तो सेंटेंस जब नेगेटिव होगा तो परफेक्ट टेंस लगाते हैं, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं आएगा। क्लियर? अब एक और सेंटेंस है, फॉर द 6 months आई एम वर्किंग फॉर द थीसिस। फॉर द 6 months का मतलब है 6 महीने से मैं काम कर रहा हूं थीसिस पर। मुझे बताओ 4 आ गया, 4 के बाद में आ गया टाइम, और आगे क्या लिखा उसने? टेंस कौन सा लगा दिया? आई एम वर्किंग, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अभी बताया था, अभी सेंटेंस करवाया था ना कि 4 के बाद में टाइम हो तो साथ में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस नहीं लगा सकते, परफेक्ट टेंस लगा सकते हो, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लगा सकते हो, या इंडेफिनिट टेंस। तो ये नहीं आएगा। इसकी जगह कौन सा लगा दूं? अब ये बताओ, आंसर दो मुझे बताओ कि आई एम वर्किंग ऑन द थीसिस, इसकी जगह क्या होना चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस? सेंटेंस मुझे तो लग रहा है सेंटेंस पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो आप कुछ भी लगा सकते हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी आ सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो मैं यहां पर लगा सकता हूं कि आई हैव वर्कड, या फिर लगा सकता हूं मैं आई हैव बीन वर्किंग। दोनों में से कोई सा भी लगा सकता हूं, क्योंकि सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव है। अच्छा, यहां पर केवल हैज ईटन क्यों लगाया था हमने? क्योंकि वहां पे सेंटेंस क्या था? नेगेटिव था। एक और सेंटेंस करते हैं, आई हैव बीन राइटिंग 6 letters सिंस मॉर्निंग। मैं सिंस मॉर्निंग, सिंस आ गया, आगे टाइम आ गया, और क्या लिखा है? हैव बीन राइटिंग, और क्या लिखा है? 6 letters। अब मुझे बताओ कि ये जो सिंस के बाद में टाइम है, सिंस के साथ 6 letters दिया हुआ है कि मैं सुबह से 6 लेटर लिख रहा हूं। सुबह से 6 लेटर लिख रहा है वो, मतलब एक भी लेटर कंप्लीट नहीं हुआ। आई हैव बीन राइटिंग 6 letters सिंस मॉर्निंग, सुबह से 6 लेटर लिख रहा है। कैसा आदमी है? मतलब एक भी लेटर कंप्लीट नहीं किया, पहला लेटर भी अधूरा है, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी, छठा भी। अभी कोई ऐसे लेटर लिखता है क्या? मतलब पहला एक भी कंप्लीट नहीं हुआ। अरे भाई, तो फिर वो सुबह से कर क्या रहा है? काम चोर है वो। क्या है? काम चोर है वो, सुबह से काम ही नहीं कर रहा, मतलब एक भी लेटर अभी तक कंप्लीट करके उसने हमको नहीं दिया है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि हाँ, सुबह से मैं 6 लेटर लिख चुका हूं, तब तो सेंटेंस हो जाएगा बिल्कुल सही। तो यहां पर जो 6 letters का मतलब है ना, इसका मीनिंग ये है कि वो लिख चुका है। ये जो वर्क है ना, ये जो एक्शन है, ये हमें ये बता रहा है कि कितना एक्शन कंप्लीट हो चुका है। सिंस के साथ अगर कभी भी ऐसा दिया हो कि कितना एक्शन हो चुका है, तो आप वहां पर हमेशा कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं लगाओगे। क्या लगाओगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मतलब यहां पे आएगा कि हैज रिटन आ जाएगा। क्या हो जाएगा? हैज रिटन, कि सॉरी, आई हैव रिटन होगा। ठीक है, आई हैव रिटन। तो सिंस के साथ जब भी कोई एक्शन कितना कंप्लीट हो चुका है, 6 लेटर्स का काम हो चुका है, क्योंकि सुबह से वो 6 लेटर्स लिख रहा है, ऐसा नहीं बोलेंगे, वो लिख चुका है, ये ज्यादा लॉजिकल है।
बजाय कि इसके। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। सिंस माई फादर हैज ज्वाइंड दिस पोस्ट ही डिड नॉट टेक ब्राइब। ध्यान दीजिएगा, सिंस के बाद क्या आ गया? सिंस के बाद सब्जेक्ट आ गया, और सब्जेक्ट के बाद जब भी मैंने अभी अभी क्या बताया कि जब भी सिंस के बाद सब्जेक्ट आएगा तो उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे। यहां पे लिखा है हैज, जो माई फादर सब्जेक्ट है, माई फादर सब्जेक्ट है, और आगे लिखा है हैज ज्वाइंड, तो यहां पर हैज ज्वाइंड नहीं होगा, क्या होगा? केवल होगा ज्वाइंड वर्ब की सेकंड फॉर्म। आप हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि सिंस के बाद अगर सब्जेक्ट है तो उसके बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है और कोई टेंस नहीं लगाते। चलिए, ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने कर लिए हैं और आज मैंने आपको कंप्लीट 4 का कॉन्सेप्ट पढ़ाया। चलिए, इसी के साथ एक इस क्लास को हम फिनिश करते हैं, लेकिन उससे पहले बच्चों एक काम जरूर कर दिया करो, इस क्लास को शेयर कर दिया करो ताकि ये क्लास ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे। और मेरी पूरी कोशिश है बच्चों कि ये जो एजुकेशन की क्लास मैंने शुरू की है, ये ना सिर्फ एक छोटे शहर बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में गांव, छोटे छोटे गांव के बच्चे इन क्लासेस का लाभ उठा सके और इंग्लिश को बेहतर तरीके से समझ सके। तो मेरा लक्ष्य इतना सा है कि मैं लाखों बच्चों तक जो इंग्लिश की एजुकेशन है वो मैं पहुंचा सकूं, और आप मेरा इसमें साथ दे सकते हैं, मेरी हेल्प कर सकते हैं। इसलिए आप प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करें और इसी तरह से पढ़ते रहें। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।